नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। कानपुर शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कानपुर के हैलेट अस्पताल से जिन पेशेंट्स की डेथ हो गई उनके नाम से इंजेक्शन इशू किए गए हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हैलेट में मुर्दों का इलाज। अपनी विवादित हरकतों की वजह से देश में बदनाम कानपुर का हैलेट अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार हैलेट अस्पताल ने ऐसा कारनामा किया है जिसके चलते लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। हैलेट अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने कोरोना से मर चुके मरीजों को रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगवा दिए। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। पूरे गड़बड़ झाले में कई डॉक्टर्स के शामिल होने का अंदेशा भी है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। हैलेट अस्पताल बना फर्जीवाड़े का अड्डा। जिंदा मरीज नहीं, मुर्दों का होता है इलाज। आपदा में भी अवसर तलाश रहे जिम्मेदार। मुर्दों को लगा दिए रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना से मौत के बाद भी किया इलाज। मुर्दों के नाम पर जारी करवा लिए इंजेक्शन। नर्सिंग स्टाफ ने किया हैलेट का बेड़ा गर्क। यूपी के कानपुर के हैलेट अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कानपुर का हैलेट अस्पताल फर्जीवाड़े का अड्डा बन चुका है। जूनियर डॉक्टरों की बदमिजाजी और नर्सिंग स्टाफ की कारगुजारियां आए दिन कानपुर के माथे पर बदनामी का दाग लगा रही हैं। महीने में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता है जब हैलेट अस्पताल सुर्खियों में नहीं रहता हो। भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का अड्डा बन चुका कानपुर का हैलेट अस्पताल मरीजों के साथ सरकार के लिए भी सिरदर्द बन गया है। कानपुर के हैलेट अस्पताल का अब एक और घोटाला सामने आया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर यहाँ बड़ा घालमेल देखने को मिला है। कोरोना काल में हैलेट अस्पताल में जिंदा मरीजों को न तो ठीक से इलाज मयसर हुआ और न बेड। अब मुर्दों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने का नया गड़बड़झाला सामने आया है, जिसका संज्ञान खुद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया तो हैलेट प्रशासन में अफरा तफरी मच गई है। तस्वीर और एम्पुटेशन बी ये होता क्या है, जब वहाँ पर डॉक्टर पेशेंट का अलाउ करता है और डिमांड भेजता है तो वहाँ पर डॉक्टर ऋचा गिरी की इसकी नोडल अफसर है इंचार्ज, वो इसको ओके करती है। जब वो ओके करती है तब ये रेमडेसिविर या एम्पुटेशन बी ये स्टोर से फार्मेसिस्ट इस इंजेक्शन को इशू करता है। अगर पेशेंट लाइव है या एक्सपायर हुआ तो बीएसटी पे तुरंत मेंशन होकर वो पोर्टल पे लोड किया जाता है। पेशेंट एक्सपायर हुआ है और उस पर पोर्टल पर लोड कर दिया गया है, उसके बाद अगर इंजेक्शन इशू किया गया है तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत होगी। दरअसल गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर से संबद्ध हैलेट अस्पताल में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी। मरीजों को बाजार से आसानी से रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे थे। अब खुलासा हुआ है कि शासन की तरफ से हैलेट को मरीजों के लिए जो रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे गए थे उनमें बड़ा घालमेल हुआ है। 3-4 दिन पहले मृत हो चुके लोगों के इलाज के नाम पर नर्सिंग स्टाफ ने इंजेक्शन जारी करवा लिए। फर्जीवाड़ा कितना बड़ा है अभी इसका पता तो नहीं चला। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 4 मरीजों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी करवाए गए। मैंने जांच कमेटी बैठा दी है, सारा रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। उसमें एक डॉक्टर राज तिलक हैं जो अभी लाइव हैं, जिनको मृत दिखाया गया है। एक विनीता ठाकुर है जो हमारे डॉक्टर डीसी श्रीवास्तव इलाहाबाद उनके साले की बेटी थी, जिसकी मौत 29 तारीख है, इसमें दिखा रहे 26 तारीख को। तो ऐसे हम पूरी बीएचडी निकलवाई है और पूरा रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं और सत्यता को पता करके मैं आपके सामने पूरा ओपन करूंगा, सारा रिकॉर्ड निकलवाऊंगा। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा संज्ञान ले लिया कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरे पास फोन आया, प्रशासन ने लिया है। उस समय इतनी क्राइसिस जो अप्रैल की घटना दिखाई जा रही है, सारी बीएचडी हमने निकलवाई है और निकलवाने के बाद जो इंजेक्शन इशू किए गए हैं, किसके नाम से इशू हैं, कब कब लगे हैं, मैं पूरा डाटा इकट्ठा करा रहा हूँ। आरोप है कि हैलेट पे नर्सिंग स्टाफ ने मरीज की मौत के बाद स्टोर से इंजेक्शन जारी करवाए और बाजार में महंगे दाम पर बेच दिए। बता दें कि हाल ही में हैलेट के एक वार्ड बॉय विक्रम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन को मरीजों को आधा लगाकर उसे आधा बचा लेता था, फिर बचे हुए इंजेक्शन को
बाजार में बेच देता था। कोरोना काल की आपदा में हैलट अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने जमकर अवसर तलाशे। लगातार इंजेक्शन, बेड, दवाएं और चिकित्सकीय उपकरणों की कालाबाजारी हुई। इस कालाबाजारी में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, तो वहीं हैलट अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की मिलीभगत ने एक बड़े घोटाले को अंजाम दे डाला। बड़ा सवाल है कि हैलट अस्पताल की बदनामी वाली कारगुजारियों पर अंकुश कब लगेगा। भ्रष्ट नर्सिंग स्टाफ और उनसे जुड़े डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी चाबुक कब चलेगा, अब ये देखने वाली बात होगी। कोरोना में हुई कालाबाजारी की अब परतें खुलना शुरू हो गई हैं। मामला हैलट अस्पताल का है, जहां पर मरे हुए लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी कर दिए गए। इस पूरे मामले पर सीएम ने संज्ञान ले लिया है। इस पूरे मामले पर जब हैलट प्रशासन से बातचीत करी गई तो उन्होंने बताया कि नोडल अधिकारी सीएमएस और प्राचार्य मिलकर इस पूरे मामले पर जांच कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये जो रिपोर्ट है कुछ ही घंटों में शासन को भी भेजी जाएगी। कानपुर से सारिका गुप्ता, के न्यूज़ इंडिया। तो जहां पहले खबरें आती थी कि बेड की कमी है, इंजेक्शंस की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन अब ये चौंकाने वाला मामला सामने आया कि इंजेक्शंस जो डेथ पेशेंट्स थे उनके नाम पर इशू किया गया। इसके अलावा भी अगर बात करें कानपुर के इस हैलट अस्पताल की, पहले भी सुर्खियों में रहा है, पहले भी कई तरह खबरें आई गड़बड़ झाले की, लेकिन फिर से ये खबर आना जहां पर डेथ पेशेंट्स के नाम पर इंजेक्शन इशू कराए जाते हैं और उसको महंगे दामों पर बेचे जाते हैं। एक बड़ा संगीन मामला है। अब इस पर कितनी कार्रवाई होगी, हालांकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आ चुका है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक हैं दुर्गेंद्र चौहान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ अब्बासी भी हमारे साथ हैं लखनऊ से। सबसे पहले सर आपके पास आएंगे। इसके पहले भी कई बार सुर्खियों में बना रहा है अस्पताल और फिर से इस तरह का मामला सामने आना। हालांकि इसके पहले अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जब वो कोविड से ठीक हुए तो उन्होंने कानपुर का दौरा किया और तब भी उन्होंने जब बैठक हुई तो कड़ी फटकार लगाई अस्पताल प्रशासन को लेकर जो असुविधाएं देखने को मिली। तो क्या सर उसका असर अभी तक देखने को नहीं मिला? नहीं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये बड़ा गंभीर मामला है। जैसा कि हम लोग बता रहे हैं कि ये एक तरीके से मुर्दों का इलाज कर दिया इन्होंने। जिंदा लोग तो तड़प तड़प कर मर गए हैलट अस्पताल के बाहर, और ये हम नहीं कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ कानपुर आए और उन्होंने समीक्षा की तो उन्होंने धिक्कारा, यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं उनको धिक्कारा, एडमिनिस्ट्रेशन को धिक्कारा और ये कहा कि आपके यहाँ जो बेड थे वो खाली पड़े थे। कम से कम बड़ी संख्या में 300-400 बेड खाली पड़े हुए थे और मरीज बिना इलाज के अस्पताल के बाहर तड़प तड़प कर मरे। इसके लिए उन्होंने इन जो डॉक्टरों की और जो ये अफसरों की, इनकी आत्मा को झकझोरने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने जब प्राचार्य ने कोई सफाई देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आप चुप रहिए, मैं सब जानता हूँ। ये सारे प्रकरण हैं। अब जैसा कि मैं सुन रहा था अभी प्राचार्य को कि जांच कराई जाएगी और ये तमाम चीज़ें करी जाएंगी। मेरा सवाल शैलेंद्र ये है कि ये जो लोग नियुक्त किए जाते हैं, चाहे प्राचार्य हो, चाहे नोडल अफसर हो, सीएमएस हो, ये जो मेडिकल कॉलेजेस में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ये देखिए प्रिंसिपल कोई पढ़ाते लिखाते तो है नहीं, ये तय है कि पढ़ाने लिखाने का काम ये छूट जाता है। ये सिर्फ अब टेंडर, दवाएं और अस्पताल, कुर्सी, मेज, इसकी खरीद उसकी खरीद उसी में लगे रहते हैं। तो अब कहते हैं कि भाई प्रोफेसर हैं, लेकिन ये पढ़ाते लिखाते बिल्कुल कुछ नहीं है। ये सब इसी में लगे रहते हैं, राम भजन में लगे रहते हैं कुल मिलाकर। तो कुल मिलाकर इनकी स्थितियां ये हैं कि ये देख क्या रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये है, इतना बड़ा कोविड आया, पहली जो लहर थी उसमें आरती चंदानी प्रिंसिपल थी और कुछ कुप्रबंधन की चीजें सामने आई। उसके बाद ये निर्मल साहब को लाया गया, कमल साहब को लाया गया, आरबी कमल साहब को, और उन्होंने तो बिल्कुल लुटिया डुबो दी, मटिया मेट कर दिया बिल्कुल व्यवस्था को। और अब कह रहे हैं, बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे और ये कर देंगे, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सारा मामला आपको बताऊंगा। अरे आप क्या बताएं, कोई आपने थोड़ी बता दिया। ये मीडिया है, जो मीडिया ने उसके अंदर, वहाँ के अंदर जाके व्यवस्था का अन्वेषण किया और इस मामले का पर्दाफाश किया।
तो ऐसी स्थितियों में कोई आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ी मीडिया को बुलाया कि भाई आइए मेरे यहाँ ये घोटाला हो गया है। आप तो दबाए हुए थे। और इसमें आप ये जानिए शैलेंद्र कि ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं और ये बड़ा घृणित, बड़ा नीच कार्य है कि जब लोग एक एक इंजेक्शन, जब 6000 का 4000 MRP वाला जो ये इंजेक्शन रेमडेसिविर, इसकी इतनी किल्लत थी। पहले तो ये भयंकर दाम इसके बढ़े हुए थे, जिसका जो प्रिंट रेट था वो भी बहुत था। बाद में प्रधानमंत्री ने इसके कुछ रेट वगैरह कम कराए, तो उसके बाद भी ये 4-4.5 2700 से लेकर 4-4.5 तक का प्रिंट रेट पर था। लेकिन प्रिंट रेट पे मिला नहीं किसी को। 40,000, 50,000, 30,000, 35,000, 60,000, 90,000, 1 लाख में भी लोगों ने इंजेक्शन खरीदे, जो बेचारे किसी तरीके से कैसे पैसे का इंतजाम करके, वो विभीषिका की कल्पना नहीं कर सकते। आंसू निकल आते हैं, कलेजा मुंह को आ जाता है कि उन स्थितियों में। लेकिन उसके बाद भी जो नीच सिस्टम है, मैं बहुत खराब शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन मैं करूंगा इसको, कि बहुत नीच और निर्लज्ज सिस्टम है। इस सिस्टम ने उनको भी नहीं छोड़ा। अब कहते हैं, जो हमने तस्वीरें दिखाई कि भाई मुर्दा घाट पे लोग कफन मुर्दों का निकाल रहे थे, उनकी हमने लानत जलालत कर ली। ये कफन चोरों से भी बड़े चोर हैं। ये जो ऐसे लोग हैं जो मरीजों के इंजेक्शन बेच रहे हैं, जो शासन सरकार ने दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदे स्पेशल स्टेट प्लेन भेजकर गुजरात से मंगाया इंजेक्शन कि हमारे प्रदेश के लोगों को इंजेक्शन मिले, उनका जीवन बचे। लेकिन वही ये जो निर्लज्ज लोग हैं क्या करेंगे भाई? मुख्यमंत्री एक एक व्यक्ति को इंजेक्शन लगाने तो नहीं आएंगे, ये तो तय है। और ये उनका काम भी नहीं, वो डॉक्टर भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई अब किस तरह योगी आदित्यनाथ कौन सा फार्मूला अपना लें जो कम से कम इस तरीके के निर्लज्ज और जो ये कफन चोरों से बदतर जो लोग हैं, इनसे कैसे पार पाया जाए। मुझे लगता है, मुझे ये कहना कि इस पूरे सिस्टम की आरबी कमल की कोई कमेटी इसकी जांच बिल्कुल ना करे। एक लखनऊ के स्तर पे मुख्यमंत्री कार्यालय इस बात को सीधे संज्ञान ले, जैसा कि वो आरबी कमल कह रहा है। मुझे इसमें शक है कि हो सकता है कि आवरण ओढ़े हों कि मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरे पास फोन आ गया, इन्वेस्टिगेशन मुझे कह रहा है। अगर इतना ही आप सतर्क होते, इतना ही आप वो होते, तो ये होता ही नहीं। भाई रेमडेसिविर जो इतना लुप्त प्राय इंजेक्शन था, जैसे कि हमारे यहाँ भारत में और दुनिया में तमाम जो जातियां हैं, जो पक्षियों की जातियां हैं, जंतुओं की, जीव जंतुओं की जातियां हैं, वो विलुप्त हो गई। उस तरह वो विलुप्त प्राय इंजेक्शन था। और ऐसा विलुप्त प्राय इंजेक्शन वो क्या चोरी करने के लिए वहां पे रखा हुआ था? उसका कोई ऑडिट हो सकता है, कोई व्यवस्था हो सकती? जब ऑक्सीजन का ऑडिट करा डाला सरकारों ने, और तो इंजेक्शन का ऑडिट क्यों नहीं? क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि वो खुद बता रहे हैं कि डॉक्टर तिलक की मौत हो गई, लेकिन उनके नाम पर इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी गौरतलब बात ये है शैलेंद्र कि जो इंजेक्शन ये अस्पतालों से मिले हैं, हैलेट अस्पताल की बात है, जो सरकार की तरफ से जो इंजेक्शन दिए गया, वो मुफ्त इंजेक्शन कोई आम लोगों को नहीं लगे। इन अस्पतालों के डॉक्टरों ने आम लोगों को इंजेक्शन नहीं, एक पर्ची थमा दी लिखकर कि जाओ मैनेज करो, किस्मत में हो मिल जाए तो लगवा लो, नहीं तो मरो। बिल्कुल ये स्थिति थी। इंजेक्शन लगा किसको शैलेंद्र? जो ताकतवर लोग थे, जिन्होंने ज्यादा पैसा दिया उनको इंजेक्शन मुहैया हो गया। ज्यादा पैसा और वो प्रभावशाली लोग, वो खुद भी बता रहे हैं कि भाई रायबरेली के फला साहब के साले थे। एक तो डॉक्टर थे ही, खैर उनका अधिकार था, उनको लगना चाहिए था। तो इस दुनिया में नहीं है वो, निश्चित तौर पर। और जिनको ज्यादा जरूरत है उनको वो चीज नहीं मिली। सर हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ ऐसे सवालों पर चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, फौरन हाजिर हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्ड
गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल की, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि जिन पेशेंट की डेथ हो गई उनके नाम से रेमडेसिविर इंजेक्शन इशू कराए गए, उनको महंगे दामों पर बेचा गया। वापस हम आएंगे, हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी जुड़े हुए हैं। सर, आपने ब्रेक से पहले जिक्र किया था मीडिया का, कि मीडिया के संज्ञान में मामला जब आता है तभी चीजें सामने आती हैं। तो बहुत सारे मामले तो ऐसे होंगे सर जो संज्ञान में ही नहीं आए और गड़बड़ झला पहले से लगातार चल रहा है। निश्चित तौर पर जैसा मैंने बताया, अगर मीडिया और जागरूक लोग अगर ना आए तो बहुत बहुत गंभीर स्थितियां हो जाएंगी। मैं शैलेंद्र चाहूंगा कि हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव जी जुड़े हैं, बहुत बारीकी से चीज़ों को वो जानते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अगर आप संतोष जी से सवाल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं वो इसी तरीके की हैं कि ये नाकारा और निर्लज्ज सिस्टम हो गया है, और ये लोग बिल्कुल किसी दशा में ये इनको जरा से भी शर्म नहीं है क्या? इनके अंदर जरा सा भी इनका ये मन नहीं करता कि क्या उसी जो लोग मर रहे थे उनको इंजेक्शन नहीं मिला, उसको बाहर बेचकर, ज्यादा पैसे में बेचकर उस पैसे का ये करेंगे क्या? पता नहीं, इस कोरोना काल है, कब किसको इस दुनिया से जाना पड़े, इस बात का भी डर नहीं है ऐसे लोगों को। बिल्कुल सर, वापस हम आएंगे। डॉक्टर माफ कीजिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं संतोष यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अब सवाल यह है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो बाकी मंत्री हैं, वो तो निर्देशित करते हैं, उनकी पूरी कोशिश रहती कि चीज़ें जो हैं ठीक रहें, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो नीचे के लोग हैं, वो ठीक से उसका पालन नहीं कर रहे। अब ताज़ा मामला सर कानपुर हॉस्पिटल का है, जहां पर डॉक्टर और वार्ड बॉय की मिलीभगत सामने आई है। जो डेथ पेशेंट्स थे उनके नाम पर इंजेक्शन इशू कराए जाते हैं, उनको महंगे दामों पर बेचा जाता है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। कानपुर का जो हैलेट अस्पताल है बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में बना रहा, और यहाँ पर रेमडेसिविर बेचने की ये कोई नई परंपरा नहीं। कई ऐसे मरीज मर गए हैं जिनके नाम पर रेमडेसिविर लिए गए और उनको चढ़ाया नहीं गया। अब जो वो मामला बहुत पहले ही उठाया था और इसको चलाया था, जिसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा, मेरे परिवार वालों को तरह तरह से उत्पीड़न किया गया, लेकिन मैं उससे निडर होकर लड़ता रहा और बराबर खबर को देता रहा। और इसका आज ये परिणाम हुआ कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संज्ञान में लिया गया यह मामला। एक दूसरे के ऊपर ढाल रहे हैं। जो न्यूरो साइंस इंचार्ज होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि उसके अंडर में कितने मरीज भर्ती हैं, उन मरीजों का इंडेंट सिस्टर बनाती है, सिस्टर बना के उसको भेजती है, और उसका प्रपोजल बना के जब जाता है ऊपर, इसकी इंचार्ज ऋचा गिरी जी थी, उन्होंने उस पर साइन किए। अब जब ये मामला पेचीदा फंस गया तो वो मरीज भर्ती भी नहीं हुए, मर गए। और उस समय रेमडेसिविर की कालाबाजारी हैलेट अस्पताल में सर्वोपरि थी। वेंटिलेटर बेचे गए 50-50 हजार में, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया। ये बेशर्म लोगों को शर्म नहीं आई। ये अपनी खामियां छिपाने के लिए तरह तरह से एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहे। अब इन्होंने पूरा दोष मढ़ने का प्रयास किया डॉक्टर ऋचा गिरी पर, जबकि उसके इंचार्ज प्रेम सिंह और सौरव अग्रवाल हैं। जब वो बात नहीं बनी, ऋचा गिरी अपना किनारे से निकल गई, चूंकि उनका कोई फाल्ट नहीं था इसमें। वो तो उनके पास प्रमुख सचिव समय तत्कालीन थे, रजनीश दुबे जी, कह गए थे कि रेमडेसिविर के बारे में आप इसका अप्रूवल देंगी तो जितने इंजेक्शन जिस मरीज को लगने होते हैं ये इंडेंट बना के सिस्टर देती है और डॉक्टर उसको अप्रूव करता है। और जब डॉक्टर अप्रूव करेगा तो भाई जिसके पास ये पावर है वो तो उसको देगा। अब मामला यहाँ पेच ही फंस गया। हैलेट में आके जब इसको उजागर हो गया, अब मामला ये फंसा कि इसकी जानन फानन में मुख्यमंत्री ने कहा 2 घंटे में इसकी रिपोर्ट दीजिए, तो इन्होंने उस पर कमेटी गठित कर दी।
कमेटी में ज्योति सक्सेना, सौरभ अग्रवाल, एक अन्य डॉक्टर को रखा गया, एक पटेल रखा गया, फार्मासिस्ट रखा गया। अब इनसे ये पूछा जाए, जो फार्मासिस्ट हैं ज्योति सक्सेना जी हैं, इनसे जरा ये पूछा जाए, जब वो इंडियन बन के आया था, आप अधीक्षक हैं, प्रमुख अधीक्षक हैं LLR की, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वार्ड के अंदर जब पेशेंट भर्ती होता है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपने वहाँ क्या देखा? प्राचार्य की ही सब जिम्मेदारी नहीं बनती है। प्राचार्य का काम केवल देखना होता है पूरे 5 अस्पताल का, उस पर नजर रखनी होती है। हालांकि कमल जब से आए हैं तब से यहाँ लगाम काफी ढीली पड़ी है, बहुत ढीली हो गई, बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हुई। तो सर सवाल, संतोष जी, सवाल ये है कि क्या लापरवाही है या फिर मिली भगत है? क्योंकि एक आदमी के मिली भगत से कुछ नहीं होता, कि पूरा सिस्टम जो है आपस में मिली भगत करके इस तरह के काम सामने का आते हैं कि पैसा कमाओ और मरीज की जान जाती है तो जाए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात में बिल्कुल दम है। यहाँ बंदर बांट चला, यहाँ पर बंदर बांट चला, कोरोना काल नहीं आया। यहाँ इस तरह से आदमी मरा जैसे पका आम गिरता रहता है, लेकिन इनको कोई दया नहीं आया। यहाँ रेमडेसिविर डॉक्टरों ने जेब में डाल के बेचा, जो कि न्यूरोसाइंस के प्रभारी लोग थे, उन्होंने जेब में डाल के इसको बेचा। इस खबर को भी चलाया गया। वेंटिलेटर बेचे गए, ये बताया गया कि मेरे यहाँ वेंटिलेटर फुल है, जबकि वेंटिलेटर इनके यहाँ खाली थे। जब वेंटिलेटरों का आंकड़ा इनका पकड़ा गया, आंकड़ेबाजी, तब इनके हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि वेंटिलेटर इन्होंने बेचे। तो ये कह सकते हैं कि जो वेंटिलेटर से उनको रिजर्व रखा गया कि अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति आता है, प्रभावशाली व्यक्ति आता है, तो उसको बेच दें, और जो जिनको जरूरत है, असल मायने में जरूरत है वेंटिलेटर, उनको वेंटिलेटर ना दें। तो सर ये सिर्फ डॉक्टर्स की मिलीभगत से नहीं हो सकता, डॉक्टर्स, वार्ड बॉय, कहीं ना कहीं प्रचारिया जो पूरी जिम्मेदारी होती है हेल्थ अस्पताल की इस पर, तो जो प्रचारिया हैं उनकी भी भूमिका संदिग्ध नजर नहीं आती सर इस पूरे मामले पर? प्राचार्य की भूमिका पे प्रश्न चिन्ह उठता है जी, लेकिन प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक की भी निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह उठता है। वो ये कह के बसती है कि मेरा तो 2 महीने का रिटायरमेंट है, मैं तो चली जाऊंगी, मंत्री मेरा रिश्तेदार है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इनकी क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? वार्ड में हाईलाइट की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वार्ड में जाके चेक करें, वार्डों में जाके चेक करें कि कौन सा इंडेंट दिया गया, किस मरीज को कौन इंजेक्शन लगा है। कि केवल AC में बैठकर पंचायत करने के लिए बैठी है वहां पर? तो मंत्री के अगर रिश्तेदार है, 2 महीने रिटायरमेंट है, तो लोगों का उत्पीड़न करेंगे ना कल? अगर कोई पत्रकार कोई खबर चला देगा तो उसके परिजनों को जाती है। जो अधिकारी हैं, जो वहाँ नियुक्त हैं, कि उनकी जिम्मेदारी बनती है किसको इलाज मिल पा रहा है, किसको इलाज नहीं मिल पा रहा, वो भी प्रभाव दिखाने की कोशिश करते हैं और जमीन पर उतर का काम नहीं करते हैं। वापस आएंगे सर आपके पास, हमारे साथ इरफान अब्बासी जुड़े लखनऊ से। इरफान, पूरे मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री जी ने ले लिया है और तुरंत कार्रवाई की बात भी कही है। हालांकि जो कमेटी वगैरह बना दी गई, लेकिन कितना समय और लगेगा, क्योंकि कार्रवाई होना बेहद जरूरी है? देखिए, आपको बता दें कि जिस समय हम कोरोना से लड़ रहे थे, उस समय मुर्दों के नाम पे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, लोग बेबे भर रहे थे, उनका दिल बिल्कुल पसीज नहीं रहा था कि जिस समय लोगों को इंजेक्शन चाहिए था, जो लोग मौत से लड़ रहे थे हॉस्पिटल के बाहर, उन्हें बेड नहीं मिल रहा था, उन्हें वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। उस समय हॉस्पिटल के वार्ड बॉय, डॉक्टर, ये लोग सब मिलकर अपनी जेबें गर्म कर रहे थे और जिनके पास ज्यादा पैसे थे उन लोगों को ये इंजेक्शन ब्लैक रहे थे। अब आप यही ताजा मामला जो हैलेट हॉस्पिटल का है, अब आप सोच सकते हैं कि जब इस हॉस्पिटल का नाम आया तो मुख्यमंत्री द्वारा 2 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली गई। आप सोचिए, समुचित उत्तर प्रदेश में इतने कितने हॉस्पिटल होंगे जहां ऐसे कई कारनामे हुए होंगे जो अभी लोगों की नजर में नहीं है। ठीक है, हाँ, वापस हम आएंगे दुर्गेंद्र जी के पास। दुर्गेंद्र सर, आखिरी कमेंट लेंगे, समय का अभाव है सर। उन्होंने कार्रवाई की बात की है, जांच कमेटी गठित कर दी गई, क्या जांच कमेटी क्या फिर से जांच ठंडे बस्ते में चली जाएगी या फिर उस पर कार्रवाई भी होगी? नहीं, मुझे लगता है जैसा संतोष जी कह रहे हैं कि 1-2 जो बहुत नरम गर्दन वाले लोग होंगे, जिनकी गर्दन बड़ी मुलायम होगी, उनको चाप दिया जाएगा, कुल मिलाकर उनकी गर्दन दबाई जाएगी। जो लोग थोड़ा कोई मंत्री का रिश्तेदार है, कोई प्रमुख सचिव का रिश्तेदार है, इस तरह के लोग इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, ये बच जाएंगे। मैं जांच रिपोर्ट अभी से बता दे रहा हूं पहले से ही कि क्या होने वाला है। हो सकता है 1-2 फार्मासिस्ट, 1-2 वार्ड बॉय, तो बहुत ज्यादा एक कोई डॉक्टर सस्पेंड हो जाएगा। इसके बाद सब ऐसा ही चलता रहेगा। मुझे लगता है कि इसमें गंभीर
वन टू ऑल, प्रिंसिपल से लेकर नीचे तक जी। अगर सारे लोग जपे जाएं, सारे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, FIR लिखी जाए, जब तक इस तरह का सख्त एक्शन लेकर उत्तर प्रदेश की सरकारी, उत्तर प्रदेश के एक एक गांव, गली, अस्पताल, PSC, CSC तक ये संदेश नहीं देगी, तो मुझे लगता है कि आगे भी इस तरह की दिक्कतें होंगी। और ऐसा नहीं है कि दूसरी लहर के बाद कोरोना इस दुनिया से खत्म हो गया, भारतवर्ष से खत्म हो गया। अभी लगातार विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आएगी और आगे भी ईश्वर जाने की क्या स्थिति होने वाली है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को एक बहुत बड़ा संदेश इस हैलट अस्पताल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश को देना चाहिए और कम से कम बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक संदेश जाए बाकी जिलों में भी, प्रदेश में भी, कि इस तरह की अगर खबरें सामने आती हैं तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े। आपका भी शुक्रिया सर, विनोद जी आप हमसे जुड़े, और साथ ही साथ इरफान आपका भी शुक्रिया। तो जिस तरह से खबरें कानपुर से ये खबर आई है कि जो डेथ पेशेंट थे उनके नाम पर इंजेक्शन इशू किया गया, अब मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान भी लिया है और कार्रवाई की बात भी की, जांच कमेटी भी गठित कर दी गई। अब देखने वाली बात होगी, जो जांच होगी वो छोटे स्तर के जो डॉक्टर्स हैं, वार्ड बॉय हैं या अधिकारी उन पर होगी, या फिर जो ऊपर ऊंचे पदों पर बैठे हैं उनके ऊपर भी ये कार्रवाई होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।